हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स। तो आज हम लोग जो है यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाला है एमएससी फाइनल के लिए। यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। यूनिट फर्स्ट से मैंने आपको बता दिया कि आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड, और ये यूनिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। यूनिट सेकंड जो है वो है केजी इक्वेशन एंड डिराक इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाली यूनिट है हमारी। अब केजी इक्वेशन क्या होती है, डिराक इक्वेशन क्या होती है, ये आपको समझना है धीरे धीरे से। केजी इक्वेशन क्या होगी, डिराक इक्वेशन क्या होगी, तो ये सारी बातें हम लोग जो है बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। तो यूनिट का नाम क्या है पहले मैं देख लेता हूँ, फिर जो है मैं आपको समझाऊंगा केजी और डिराक इक्वेशन, ठीक है। आई होप आप लोग यूनिट नंबर फर्स्ट को रिवाइज कर रहे होंगे, और आपको करना भी चाहिए यूनिट नंबर फर्स्ट को रिवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है वो, ठीक है ना। हाँ, तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी जो आपके यूनिट का नाम है, रिलेटिविस्टिक क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी यूनिट है। मतलब हम उस क्वांटा पार्टिकल की बात करेंगे जो रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा है। रिलेटिविस्टिक का मतलब ये होता है अगर कोई पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली लाइट वेलोसिटी से मूव करता है तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कहलाता है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का स्टडी नॉर्मल क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग नहीं कर पाते। आप लोग को अगर याद हो तो नॉर्मल क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ करते हैं किसी भी पार्टिकल की स्टडी करने के लिए, बट श्रोडिंगर इक्वेशन में कहीं भी सी नहीं आता। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जब सी नहीं आता है तो हम लोग उसे नॉन रिलेटिविस्टिक बोल देते हैं। बट अब अगर मान लो क्वांटा पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है और वो अप्रोक्सीमेटली लाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को मॉडिफाइड करना पड़ता है, और जो मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वही कहलाती है के जी इक्वेशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन। ये एक साइंटिस्ट हैं, एक नहीं मतलब दो साइंटिस्ट हैं ये, एक तो क्लाइन है और एक गॉर्डन है, ठीक है ना। तो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन कहलाती है ये, जिन्होंने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन को मॉडिफाइड कर दिया है ना। तो इन्होंने दिया है रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन फॉर फ्री पार्टिकल। इन्होंने हैमिल्टोनियन को मॉडिफाइड करके क्या दिया है, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन फॉर फ्री पार्टिकल, ठीक है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ केजी इक्वेशन, फाइंड द solution of kg equation for free spin zero particle, for free spin zero particle। ये पता है केजी इक्वेशन की एक कमी है, ये केवल फ्री स्पिन ज़ीरो पार्टिकल के ऊपर काम करती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए बाद में डिराक आया था। डिराक ने स्पिन हाफ पार्टिकल्स के ऊपर काम किया। देखो
मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो सकता है, होता है, तो वो तो स्पिन जीरो होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए केजी इक्वेशन काम नहीं करती है क्योंकि वो स्पिन हाफ पार्टिकल है। केजी इक्वेशन केवल स्पिन जीरो के लिए काम करती है, इसकी कमी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, और एक और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था, दोनों सवालों का आंसर एक ही है, डिराइव केजी इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल, इस फॉर्म में भी आपका आंसर आ सकता है, डिराइव केजी इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया केजी इक्वेशन जो होती है मॉडिफाइड श्रोडिंगर इक्वेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन नॉन रिलेटिविस्टिक में होती है, उसको रिलेटिविस्टिक में मॉडिफाइड किसने किया, केजी ने किया था। सो एन इक्वेशन which describe the which describe the spin zero particle, spin zero particles in relativistic theory, in relativistic theory। तो रिलेटिविस्टिक में जो स्पिन ज़ीरो को डिफाइन करती है वो इक्वेशन केजी इक्वेशन कहलाती है, इज कॉल्ड अ केजी इक्वेशन, विच इज कॉल्ड केजी इक्वेशन, ठीक है। दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर describe this equation is used for describe the kg the scalar field particle। स्केलर फील्ड पार्टिकल आपको आगे समझ में आएंगे, मतलब बोसोन पार्टिकल को बोलते हैं स्केलर फील्ड पार्टिकल। बोसोन पार्टिकल जो होते हैं वो स्पिन जीरो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल आप ब्रैकेट में लिख लो बोसोन्स, जिनकी स्पिन इंटीजर होती है। द केजी इक्वेशन इज रिलेटिविस्टिक फॉर्मलिज्म, द केजी इक्वेशन is relativistic formalism, is relativistic formalism of Schrodinger equation, of Schrodinger equation as explain physics of particle, to explain physics of particle इन रिलेटिविस्टिक लिमिट, ये आपको समझा चुका हूँ। रिलेटिविस्टिक लिमिट में पार्टिकल की नेचर को समझाने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को मॉडिफाइड किया गया, उसी को हम बोलते हैं केजी इक्वेशन इन रिलेटिविस्टिक लिमिट। द केजी इक्वेशन यूज अ वेव इक्वेशन द केजी इक्वेशन use
as a wave equation which is valid for dynamical system, which is valid for dynamical system. Dynamical system for derive it, अब इसको डिराइव करते हैं हम लोग. सो फॉर डिराइव इट, इसको डिराइव करने के लिए वी स्टार्ट फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन. हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसी को तो हमें मॉडिफाइड करना है. वी स्टार्ट फ्रॉम श्रोडिंगर. क्या होती है श्रोडिंगर इक्वेशन? बीएससी थर्ड ईयर याद करो. एच साइन बराबर ई साइन, इसी को तो बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना. इक्वेशन नंबर 1. अब आपको ये बात पता है कि ई जो होता है वो एनर्जी ऑपरेटर कहलाता है. सो सिंस वी नो दैट, आप ये बात जानते हो कि जो ई होता है वो एनर्जी ऑपरेटर होता है. इसका वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी. कुछ याद करो बीएससी की बातें. तो ये होता है. और एच जो होता है वो हैमिल्टोनियन होता है. हैमिल्टोनियन जो होता है वो टोटल एनर्जी ऑपरेटर कहलाता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी मतलब पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर. कुछ याद हो तो. अब यहाँ पर जो P होता है ना बेटा, वेहर P जो होता है वो 3 डायमेंशन में क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल. कुछ याद हो तो. ठीक है. इक्वेशन नंबर 4. फिर हम लोग P का वैल्यू जो है 4 से कहाँ रख देते हैं, 3 में रख देते हैं. तो P का वैल्यू 4 से 3 में आप रख देते हो तो हैमिल्टोनियन जो है वो इस प्रकार से बन जाता था, माइनस 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 प्लस आयोटा का स्क्वायर वापस से माइनस और एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल कितना होगा, डेल स्क्वायर मतलब डेल 2 प्लस वी के बैक्स. इक्वेशन नंबर 5. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं. अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में एच को ऑपरेट करवाते हैं. इस इक्वेशन नंबर 1 को देखना, इसमें मैं एच को ऑपरेट कराऊंगा. सो ऑपरेट एच. ऑपरेट एच कैसे करोगे, एच केप को ऑपरेट करा दो. यहाँ पर पहले से एच साइन है बराबर, यहाँ पर आप लोग एनर्जी तो कांस्टेंट होती है क्योंकि आइगन वैल्यू है. आइगन वैल्यू है, कांस्टेंट राशि होती है, उसको बाहर निकाल सकते हैं. तो इसको ऑपरेट करा दो. अब एच साइन का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे. सो 1 से वैल्यू 6 में पुट कर दो तो एच साइन बराबर ई साइन होता है. तो ये मेरे पास क्या हो गया, एच स्क्वायर साइन इज इक्वल टू ई साइन लिखते कितना जाएगा, ई स्क्वायर साइन. तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ बच्चों, हम ये बात बोल सकते हैं कि कंपेयर करने पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 7. अब हम जब रिलेटिविस्टिक में आ जाते हैं ना बेटा, तो रिलेटिविस्टिक में एनर्जी मास रिलेशन काम में आता है. सो फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल रिलेटिविस्टिक होगा ना तो वो इस एनर्जी मास रिलेशन या एनर्जी मोमेंटम रिलेशन को हमेशा फॉलो करता है. मान लो हम लोग यूज करते हैं उस रिलेशन, यूजिंग एनर्जी मोमेंटम रिलेशन. ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है उसके लिए ई स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी 4. एम नोट जो है उस रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का रेस्ट मास कहलाता है ना.
तो जब मैं इस इक्वेशन नंबर 8 को 7 में पुट कर दूंगा तो ये चीज़ तो श्योर है कि अब तुम्हारा जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो ई स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। इक्वेशन नंबर 9। बच्चों क्या हम एक काम कर सकते हैं कि एम नॉट सी स्क्वायर जो है इसको आप LHS में भेज दो और ई स्क्वायर को RHS में भेज दो और C का डिवाइड कर दो। तो मैंने जब एम नॉट स्क्वायर C4 को LHS में भेज दिया और C स्क्वायर का डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया C स्क्वायर। पी स्क्वायर में C स्क्वायर का डिवाइड करते पी स्क्वायर बच जाएगा और जब ये ई स्क्वायर RHS में आएगा तो ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से एक चीज़ और, तुम लोगों को अगर रिलेटिविस्टिक के कुछ नॉलेज हो थोड़ी बहुत तो हम लोग 4 मोमेंटम पढ़ते हैं। हर चीज़ रिलेटिविस्टिक में 4 होती है। 4 मतलब होता है जैसे पोजीशन ऑपरेटर जो होता है ना वो भी 4 फॉर्म में होता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब एक्स वाई जेड पर डिपेंडेंट, और चौथा कोऑर्डिनेट होता है ICT। तो इस प्रकार से रिलेटिविस्टिक में हमेशा 4 कोऑर्डिनेट काम करते हैं। उसी अकॉर्डिंगली जब हम लोग बात करते हैं 4 मोमेंटम की, तो 4 मोमेंटम क्या होता है थोड़ा BSc सेकेंड ईयर याद करना। तो रिलेटिविस्टिक में मोमेंटम 4 फॉर्म में होता है जिसे 4 मोमेंटम कहते हैं। 3 तो तीनों दिशाओं में होते हैं, जैसे P वेक्टर जिसे बोलते हैं PX PY PZ। तो 3 मोमेंटम तो हो गए PX PY और PZ। चौथा जो मोमेंटम होता है ना वो एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होता है IE/C। जब हम लोग इस 4 मोमेंटम को 4 मोमेंटम से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये म्यू को ऊपर और नीचे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये डमी इंडिसेस कहलाते हैं। तो ये कभी ऊपर लिखा जाता है कभी नीचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग जब 4 मोमेंटम को 4 मोमेंटम से मल्टीप्लाई करते ना बेटा, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। P का P से मल्टीप्लाई होता है तो वो हो जाएगा P स्क्वायर, और जब आयोटा E का आयोटा E से मल्टीप्लाई करते माइनस का, तो ये कहलाता है 4 मोमेंटम का स्क्वायर। हमने यहाँ देखा है कि P स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हम ये बात बोल सकते हैं पी म्यू, और पी म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर। दैट्स इट। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ हम जब यहाँ लिखते थे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है इक्वेशन नंबर 10 बन जाती है। अब हम लोग एक काम करें, इक्वेशन नंबर 4 देखना आप एक बार। इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, P का वैल्यू है माइनस आयोटा H का डेल, और इक्वेशन नंबर 2 देखना, E का वैल्यू आयोटा H का डेल अपॉन डेल टी। तो एनर्जी और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर दूंगा, समझना ध्यान से, तो इक्वेशन नंबर 9 में अगर मैं पुट कर दूं 4 का वैल्यू एंड 2 का वैल्यू अगर मैं 9 में पुट कर देता हूँ, तो 9 में क्या है ई स्क्वायर है। ई स्क्वायर मतलब आयोटा H कट डेल अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब और पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। तो अब देखो आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया -1, और H कट का स्क्वायर H कट स्क्वायर, और डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर +1 और आयोटा का स्क्वायर वापस से -1, तो माइनस का H कट स्क्वायर डेल स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस ये लो। अब आप लोग सी स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन में, तो सी स्क्वायर का डिवाइड करते कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल 2 अपॉन बराबर माइनस डेल 2 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है,
देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम लोग अगर एच कट स्क्वायर का डिवाइड कर दें तो एच कट स्क्वायर का डिवाइड करते ही इस डेल टू को उठा के आप लोग यहाँ ले लो, तो ये प्लस में हो जाएगा डेल टू, और एच कट स्क्वायर डिवाइड कर ही दिया आपने तो माइनस का 1/c² डेल टू अपॉन डेल, और एच कट का स्क्वायर करते मेरे पास ये कितना हो गया m0² c² अपॉन एच कट स्क्वायर। अब कोई भी ऑपरेटर बिना वेव फंक्शन के अधूरा है, तो हम इसमें ऑपरेट कर देते हैं एक वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रखा है, इसलिए टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन को हम लोग ऑपरेट करवा देंगे। तो जैसे ऑपरेट करवा दोगे आप, तो ये हो जाएगा 1/c² डेल टू अपॉन डेल t स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन r वेक्टर t, इसको इधर ले आओ तो m0² c² अपॉन एच कट स्क्वायर और साइन r t बराबर 0। थोड़ा सा इसको अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत, तो इसे डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर कहलाता है डेल टू साइन r t माइनस m0² c² अपॉन एच कट स्क्वायर एंड साइन r t बराबर 0। दैट्स इट। ये चीज़ जो है वो डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर कहलाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर डेल टू इज इक्वल टू डेल स्क्वायर माइनस 1/c², इसे बोलते हैं डी एलेम्बर्ट ऑपरेटर। ठीक है ना, तो इसे हम डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर कह सकते हैं। अब आगे देखना। ठीक है, डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर को हम एक अलग फॉर्म भी लिख सकते हैं। देखो अलग फॉर्म क्या होती है डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर की, हालांकि यही केजी इक्वेशन कहलाती है, इसी को केजी इक्वेशन कहते हैं, बट थोड़ा मॉडिफाइड रूप देखना डीएलेम्बर्ट का। जब हम लोग को पोजीशन के रेस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो 3 डायमेंशन या नॉर्मल स्पेस के अंदर, नॉर्मल स्पेस को बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस, तो 3 डायमेंशन में पोजीशन के रेस्पेक्ट में हमें जब डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो हम x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, y को 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, और z को 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये 3 डायमेंशन में डिफ्रेंशिएशन होता है x y z। बट जब हम लोग मिन्कोवस की स्पेस में बात करते हैं, तो मिन्कोवस की स्पेस में बेटा 3 नहीं होते हैं, 4 होते हैं कोऑर्डिनेट, x y z और t। अब मिन्कोवस की स्पेस मतलब जहाँ पर रिलेटिविस्टिक का स्टडी किया जाता है, तो यहाँ पर डेल काम नहीं करता, यहाँ पर डीएलेम्बर्ट काम करता है। तो ये बात बोलता है कि आप डेल के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, करने दो, आप y में कर रहे हो, करो, आप z में कर रहे हो, करो, क्योंकि ये ज़रूरी है 4D स्पेस के लिए। बट आप चौथा वाला क्यों छोड़ रहे हो, उसके रेस्पेक्ट में तो करो आप, ICD के रेस्पेक्ट में। तो जैसे आप ICD के रेस्पेक्ट में कर दोगे, तो वो जो है डीएलेम्बर्ट बन जाएगा, विच इज़ सिंपली लाइक लाप्लासियन ऑपरेटर डेल टू। इसमें एडिशन में आ जाएगा 1/c², आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस आ गया, और c का स्क्वायर c², और फिर आपको टाइम के रेस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डीएलेम्बर्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पर ऐसा होता है बेटा कि इसको डीएलेम्बर्ट को इस तरह से भी लिखते हैं नॉर्मली, डेल म्यू शॉर्ट फॉर्म में। डेल म्यू का मतलब ये होता है कि आपने पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, और दूसरा डेल म्यू बताता है कि आपने दूसरी बार फिर से पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, डबल बार पोजीशन के रेस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, और वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में 4D में किया है। 4D का मतलब जानते हो 4, क्योंकि म्यू जो होता है ना वो 4 बार वेरी करता है, 1 2 3 4,
1 मतलब x, 2 मतलब y, 3 मतलब z और 4 मतलब ICT मतलब चौथा टाइम कोऑर्डिनेट। तो ये रिलेटिविस्टिक फॉर्मलिज्म कहलाते हैं। अब रिलेटिविस्टिक फॉर्मलिज्म में क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोग यहाँ लिख सकते हो इन अदर टर्म या इन अदर वे DLM को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में डेल म्यू का मतलब ये होता है बेटा, अब चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो एक ही बात है, कुछ भी लिख लो, नीचे लिखो या ऊपर लिखो, ये डम इंडिसेस कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है 4 बार वेरी करना है आपको म्यू को, 1 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, चौथी बार कर दिया, है ना। तो ये चारों की फॉर्म में होता है। तो कभी कभी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल म्यू माइनस, ये रफ कार्य है, ये रफ कार्य को उतार लें, ये रफ है ना, m0 स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन h का डी स्क्वायर दिस इज लाइन नीचे लिख देना, दिस इज कॉल्ड क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन या फिर दिस इज कॉल्ड केजी इक्वेशन। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक सवाल का सॉल्यूशन जो आज मैंने आपको करा दिया। अब केजी इक्वेशन से जो अगला सवाल आपके एग्ज़ाम में बनता है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा कल, ठीक है ना। केजी इक्वेशन से हमेशा एक सवाल आपके एग्ज़ाम में बनेगा, वो सवाल क्या बनेगा मुझे नहीं पता, 3 या 4 सवाल मैं आपको कराऊंगा, उन 3-4 में से एक सवाल हमेशा आपके एग्ज़ाम में आता है और वो कंफर्म आएगा, ठीक है। ये पहला सवाल है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। केजी इक्वेशन क्या होती है, केजी इक्वेशन को उत्पत्ति कीजिए, मतलब डिराइव कीजिए, डिड्यूस कीजिए। तो ये आज का डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया है और इस डेरिवेशन में मैंने आपको केजी इक्वेशन क्या होती है बता दिया, केजी इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं वो बता दिया और ख़त्म काम, ठीक है। तो ये पहला सवाल ख़त्म। अब केजी इक्वेशन के बारे में और भी बातें हैं वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। बाय बाय।